नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम देते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब, लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार के मार्केट का ताजा हाल। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आशीष जी के साथ आज के शो की शुरुआत की जाए और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक आइडिया ले लेते हैं प्रॉपर्टी मार्केट का। तो आशीष जी, बहुत सारी चीजें हैं। एक एस्टिमेशन आ गया है तो इस बार की मॉनसून अच्छा रह सकता है। ये भी एस्टिमेशंस हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और इस समय देश का जो राजनीतिक माहौल है, क्योंकि चुनाव है, वो भी गर्म है। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के अगले 1-2 महीने मार्केट्स आपको कैसे लग रहे हैं? विपिन जी, इलेक्शन के टाइम में थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। गवर्नमेंट बॉडीज का तो होता ही है, तो आप प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस का आप देख सकते हैं थोड़ा डिले हो। हम्म। कस्टमर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज में है। आए दिन हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि सेल्स बहुत स्ट्रांग है एनसीआर और कई सारे सिटीज में। और अगर एक काफी इंटरेस्टिंग और ट्रेंड है कि सभी एसेट क्लास ऊपर मूव कर रहे हैं, रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड हो। तो ये सब साइंस वरीसम भी होते हैं, हम सबको पता है, हम जो स्टॉक मार्केट से सब में काफी सालों से हो। पर किसी भी एसेट क्लास कहाँ पे पीक करेगी ये बोलना भी मुश्किल है। तो अभी क्या रेजिडेंशियल मार्केट का टॉप आ गया है, नहीं आ गया, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हम्म। कमर्शियल आई थिंक रेंटल्स एंड ऑल स्टेबल ही हैं, उसमें कुछ ऐसा हाइक्स नहीं हुए। तो पर डिमांड है, लोग क्वरीज कर रहे हैं, लोग मार्केट में नई प्रॉपर्टीज देखने जाते हैं। तो डेफिनेटली ये ट्रेंड एकदम से ऐसे टर्न तो नहीं करेगा। व्हाट कैन टर्न इज कि आपकी प्राइस ग्रोथ एटसेट्रा जो है वो अब पहले से कम हो जाए। हम्म। ये मेरा मानना, मतलब ऐसा होने के ज्यादा आसार हैं। पर टॉप डेवलपर्स का जो रिपोर्ट है वो तो काफी अच्छा आ रहा है। तो क्या पीक आ गया नहीं आ गया ये कहना तो बहुत मुश्किल है इस समय। राइट, राइट। चलिए, तो हमने बहुत सारी साइकिल्स, छोटी साइकिल्स जिसको मैं कहूँ, कोरोना के बाद से अभी तक देख ली है और हम हमेशा एस्टिमेट करते हैं कि क्या ये पीक है। सही कह रहे हैं आशीष जी के शायद थोड़ा मुश्किल है एस्टिमेट करना, और जब तक डिमांड आ रही है तब तक आ रही है। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि बहुत समय तक कोई चीज़ हीटेड अप रहती है तो फिर उसका थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट भी आता हुआ हम देखते हैं। लेट्स सी के प्रॉपर्टी बाजार में ऐसा क्या कुछ घटता है। लेकिन फिलहाल तो स्लो डाउन थोड़ा सा लॉन्चेस में देखने को मिल सकता है, जैसा आशीष जी ने कहा, क्योंकि ये चुनाव का मौसम है और एक अलग तरीके की सरगर्मियां इस दौरान रहती है। चलिए, तो हम अपने सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। इसी में से कुछ और बातें हमें पता चलेगी। अब हमारे साथ हमारे पहले कॉलर आ गए हैं, सलील मजूमदार साहब, जो इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। सलील जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं गोवा में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, हाँ जी। मतलब 2 BHK, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ। कहाँ देख रहे हैं सर आप तो प्रॉपर्टी? मैं गोवा में देख रहा हूँ। गोवा में, ओके। हाँ, मुझे तुम वही लगा, आप हाँ बात कर तो रहे हैं इंदौर से लेकिन प्रॉपर्टी आप गोवा में देख रहे हैं। कोई तुम्हें खास कारण गोवा में प्रॉपर्टी देखने का? एक्चुअली हमारे कुल देवता है वहाँ पे, अच्छा, अच्छा। ओके, वहाँ पे मंगेशी, तो आना जाना लगा रहता है वहाँ। ओके, ओके। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। 1 CR मेरा बजट है, तो सजेस्ट करेंगे क्या? जी, अ, ज़रूर। कौन तो से बिल्डर है आपके क्या? कुल देवता को हमारा भी प्रणाम। और मतलब सब चाहेंगे कि उनके कुल देवता गोवा जैसी जगह में हो ताकि वहाँ पर आना-जाना लगा रहे। आशीष जी, राइट? तो अच्छा सवाल है इनका, 1 करोड़ का इनका बजट है। गोवा में ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट, अब ठीक है, इनका मतलब वहाँ पर चूँकि कुल देवता हैं और ये साल में 1 या 2 बार वहाँ विजिट करना चाहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रॉपर्टी शायद रेंट पे दें या इस तरह की कोई चीज़ करें, परमानेंटली नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ है। गोवा का मार्केट कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या ऑप्शंस इन्हें दिए जा सकते हैं? विपिन जी, पोस्ट कोविड तो गोवा में काफी एक्टिविटी हुई है। इनफैक्ट गोवा में इन्वेस्टमेंट एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होम, जो लोग अपनी कोर मार्केट से बाहर एक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे, तो इस तरह से गोवा काफी सालों से प्रमोट किया गया। हम्म। कोविड के टाइम में हमने ये भी देखा कि बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम में तो गोवा और ऐसी जगहों पे जाके
रहने लगे। गोवा में ज्यादा सहूलियतें रहती हैं इन कंपैरिजन टू और रिमोट जगहों से। तो अगर आज रिसेंट टाइम में कोई गोवा गया हो तो गोवा के ऑलमोस्ट सभी कोस्टल एरियाज तो अब एक बड़े शहर जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुई है। जैसे ये इंदौर से देख रहे हैं, इनका रीजन कुछ और है वहाँ देखने का प्रॉपर्टी, बट मोस्ट लोग उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एयरबीएनबी पे आप अपनी प्रॉपर्टी लीज कर सकते हैं। साल में 2 महीना 1 महीना रह भी लिए तो यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाकी पूरे साल में वो आपको एक अच्छा रेंट देती है, जो नॉर्मली शहरों में रेंटल ईट से ज्यादा आता है। ऑब्वियसली उसमें मेंटेनेंस और आपको किसी थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ता है। तो ये एज इंडिया एफ्लुएंट होगा, मतलब लोगों की वेल्थ इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स अच्छा ही करेंगे। हमने एक दो प्रॉपर्टीज देखी हैं, जैसे पूर्वंकरा ग्रुप, प्रोविडेंट ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है जो कई सालों से वो प्रोजेक्ट गोवा के ओल्ड एयरपोर्ट के पास में है। उसमें कंटिन्यूअस एस्केलेशन हुआ है। फिर काफी सारे लार्ज डेवलपर्स मुंबई से, पैन इंडिया से वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि गेरा ग्रुप ऑफ पुणे, टाटा ग्रुप, प्रेस्टीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, और तरह तरह के। और जो अपार्टमेंट की जगह पे वहाँ पे विला, फैक्ट लग्जरियस मेंशंस, इस तरह की इन्वेस्टमेंट एबिलिटीज भी आ गई हैं। और जो गोवा का जो नॉर्थ के पास में जो एयरपोर्ट है, उसके कारण भी वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट काफी कैटलाइज हुई है। नॉट ओनली गोवा, गोवा के एडजॉइनिंग महाराष्ट्र बॉर्डर के जो एरियाज हैं, वो सब भी उस एयरपोर्ट के कारण काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि दैट वो एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट जो है, वो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही है। तो यही है, मतलब गोवा का थीम जो है वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास। बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पे, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स बहुत डिफरेंट है। और जो ओके। ये डेवलपर जो वहाँ पे बना रहे हैं, वो हॉलिडे होम कॉन्सेप्ट से ही ज्यादातर बनाते हैं। तो जो तो ये यही मैं बोल सकता हूँ, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास एक अच्छी क्लास है वो। बाकी इनका यूज कुछ और है, बट चाहे तो इसे वो रेंट प्रोड्यूसिंग एसेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लीज कर करके। ठीक है। तो सलील जी, सब ठीक है गोवा के अंदर। इनफैक्ट कुछ एक दो अच्छे ऑप्शंस भी आपको दिए हैं और ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट है वो आपको आशीष जी ने अच्छी तरीके से दे दी है कि काफ़ी सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है जहां पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आई है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हुआ है और रेंटल यील्ड्स भी वहां के अच्छे हैं। आप चाहें तो एक साल में 1-2 महीने अपने लिए इस्तेमाल करें जब आप आते जाते हैं, बाकी आप उसे एयरबीएनबी या इस तरह की किसी चीज़ पर भी लगा सकते हैं जो जिसकी काफ़ी डिमांड गोवा के अंदर है। यानी प्रॉपर्टी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन में भी अच्छा कर सकती है और साथ में अच्छे रेंटल यील्ड्स या किसी दूसरे पर्पस के भी काम आ सकती है, एयरबीएनबी और इस तरह की चीज़ों के लिए जहां आप इसे रेंट आउट कर सकें। ठीक है जी, ये सलील जी के लिए सलाह हो गई। हमारे अगले कॉलर हैं नितिन साहब, जो कि हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपका क्या सवाल होगा आज? हाय, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा क्वेश्चन है, गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है पनवेल में, वहाँ पे प्लॉट्स वो बेच रहे हैं। तो जो कॉस्ट है प्लॉट का वो है 1.2 करोड़ और जो एरिया है वो है 1500 स्क्वायर फीट। ओके। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड के इसमें इन्वेस्ट करना इज वाइज डिसीजन और नॉट, और उसमें बराबर में ही 2 टोल पड़ते हैं इस प्रॉपर्टी के पास में ही। अच्छा, ठीक है। पनवेल, हाँ जी हाँ, काफ़ी एक्टिविटी अब वहाँ पर है क्योंकि ट्रांस हार्बर लिंक आ गया है, एयरपोर्ट की बातें हैं ही और कनेक्टिविटी टू पुणे और तमाम चीज़ें। तो गोदरेज सिटी ये प्रोजेक्ट है आशीष जी, यहाँ पर ये प्लॉट देख रहे हैं, एक 1500 स्क्वायर फीट का है, 1.2 सीआर उसकी एक एस्टिमेटेड प्राइस है और ये सब कुछ इनको मिल जाएगा 2025 तक, जो भी वो कम्युनिटी तैयार करेगी गोदरेज। कैसा रहेगा ये इन्वेस्टमेंट इनके लिए? विपिन जी, मुंबई एक महानगर ऐसा था जिसके आसपास आप प्लॉटिंग जैसी चीजों की अवेलेबिलिटी, मतलब इस तरह की अवेलेबिलिटीज ही नहीं थी। राइट। पर कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के कारण, थोड़ा कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स ईज होने के कारण मुंबई के आसपास के काफी एरियाज में अब प्लॉट्स आने लगे हैं, पार्ट ऑफ गेटेड कम्युनिटी। तो ये एक तरह से एक यूनिक एसेट क्लास हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज कनेक्टिविटी ठीक है, प्रॉपर्टी की, ऑनेस्टली मैंने वहां तक कभी ड्राइव नहीं किया, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बट जैसे आपने बोला कि ट्रांस हार्बर लिंक, इसके कारण मुंबई मेन सिटी का एक्सेस तो बहुत ही अच्छा हो गया है।
लेकिन अगर कोई नवी मुंबई पनवेल वगैरह में काम कर रहा है, नवी मतलब वाशी से लेके पनवेल के बीच में कहीं पे भी काम कर रहा है, तो वो इस लोकेशन में रह के एक अपना घर अगर बना के रहना चाहता है या इन्वेस्ट करके रहना चाहता है, तो वो तो बेनिफिट ले ही सकते हैं अगर ये एसेट क्लास मुंबईकर्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और क्यों नहीं करेंगे जब बाकी सब शहरों में प्लॉट्स की इतनी डिमांड रहती है। मुंबई में इस तरह की चीज अवेलेबल ही नहीं थी। इनफैक्ट ओनली प्लेस जो मुझे इससे पहले मालूम था कि अलीबाग के आसपास कुछ प्लॉट्स मिलते हैं जो हॉलीडे होम, सेकंड होम, थर्ड होम की तरह पिच किए जाते हैं। तो अ, और रिसेंटली मैंने कुछ और प्रमोशंस भी देखे जो सेंट्रल लाइन के अराउंड करजत कसारा इस जगह पे कुछ प्लॉट्स प्रमोट हो रहे हैं, विच मींस कि मुंबई में ये एक ऑल्टरनेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के आ रही है। विलास, मैंने कुछ विलास के एड्स भी देखे हैं जो पालघर और इन सब लोकेशंस में छोटे छोटे विलास हैं एट वेरी लो प्राइस। सो और मुंबई के रीसेंट विजिट्स तो मुझे यही बताती हैं कि कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। राइट, आई होप वो ट्रैफिक भी बहुत तेजी से मूव करने लग जाए, लेकिन कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट तो बहुत हो रहा है। तो इससे दूर दूर के एरियाज जो हैं वो काफी इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। तो लोग इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें इंटरेस्ट लेंगे आने वाले सालों में। या पहला नहीं घर होने के डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं पहला क्योंकि घर होने के बाद सेकंड थर्ड घरों की बात है। जैसे बैंगलोर, समझिए बैंगलोर होता तो बैंगलोर में जी आज भी कई लोग कहते हैं कि मैं 2 करोड़ का फ्लैट लूं वर्सेस मैं 1 करोड़ का प्लॉट लेके एक 2 करोड़ का घर बना लूं, हाँ हाँ। बाई रोड में एक्सेस कर लूं, 1 डेढ़ घंटे में मैं अपने वर्क प्लेस पे भी पहुंच सकता हूं, जो कि मुंबई में ऐसी बेनिफिट्स नहीं थे। तो अगर ये हो जाते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी इस तरह की चीजों में की जा सकती नहीं, है। आपने बिल्कुल 2 बातें तो बहुत ही मार्के की कही है आशीष जी की मैंने भी पहले कभी नहीं सुना। अब मैं तो यहीं रहता ही हूँ कि प्लॉट्स कहीं अवेलेबल होते थे तो वो इतने दूर जहाँ पर आप सेकंड होम के बियॉन्ड नहीं सोच सकते हैं। लेकिन पनवेल अब चूंकि ऑलमोस्ट मेनलैंड का हिस्सा हो चुका है उस इलाके के लिए, और वहाँ पर और भी रूटीन वाले प्रोजेक्ट हैं और वहाँ प्लॉट्स आ रहे हैं, तो एक नई डेवलपमेंट है शहर के लिए। इन कनेक्टिविटी वाइज ऑल्सो मेट्रो जिस तरह से एक्सपांड हो रही है, जितनी हो चुकी है, जिस तरह से ये ट्रांस हार्बर लिंक और इस तरह की कनेक्टिविटी आई है, जो इवन कोस्टल रोड पे जितना काम हो गया है, तो ये सारी चीजें एक साथ क्लब कर दें तो नो डाउट मुंबई में कनेक्टिविटी में बहुत बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के जो नए पॉकेट्स हैं या इजी अप्रोच हो गई है। तो डेफिनेटली शायद हम और इस तरीके की चीजें, इस तरह के रियल एस्टेट के बदलाव आने वाले समय में देखेंगे। रहा तो किसी दिन इस पर स्पेशली पूरा एक एपिसोड करेंगे आपके साथ, जहां पर हम एक जो बदलता स्वरूप है शहर का और उस हिसाब से रियल एस्टेट के बदलते, आपने शुरू में ही बोला कि अपने आप में एक यूनिक टाइप की ये एसेट क्लास बन जाएगी अगर आप मुंबई के इर्द गिर्द प्लॉटिंग लेकर आ रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। सो अर्ली मूवर्स को हो सकता है ज़्यादा फायदा मिले, तो हम अपने दर्शकों के लिए ज़रूर इस पर थोड़ी और चीज़ें लेकर आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं और काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातें हुई मुंबई के बारे में, और मुंबई में नए जो डेवलपमेंट टाइप्स आ रहे हैं उनके बारे में जरूर आप सुनिएगा। जो आप प्रोग्राम हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहे हो तो वहां जाके आप इसको और डिटेल में सुन सकते हैं। राइट, अब कुछ ईमेल्स हैं। एक ईमेल हमारे पास आया है स्मिता जी की तरफ से, और वो पूछना चाह रही हैं, हरमोसा कासा सुखवानी डेवलपर का एक ये प्रोजेक्ट है और ये है पुणे में, मुंधावा लोकेशन है इसकी। 800 स्क्वायर फीट के आसपास का कोई एरिया है, 78 लाख के आसपास का प्राइस है, और सुखवानी डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। तो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। फोन लाइन पर होती तो हम थोड़ा और ज़्यादा इनसे बातचीत करते, लेकिन एक तो आशीष जी इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी सवाल आने लग गए हैं आजकल। मतलब हर दूसरा सवाल अब इन्वेस्टमेंट पे आने लगा है। तो शायद जो एक टर्न अराउंड रियल एस्टेट ने देखा है, तो एक बार फिर लोगों को एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी एसेट क्लास लगने लगी है, जो हमेशा से प्रिय तो थी ही। बहरहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है?
हरमोसा कासा बाय सुखवानी डेवलपर्स। जी विपिन जी, अभी रिसेंटली मैंने कुछ मार्केट सर्वे किए, तो मैंने मुंबई के बारे में जो कमेंट किया, वैसे ही मैं पुणे के बारे में कर सकता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के पास से ही निकला था। और लोकेशन एक्चुअली कहते हैं मुंडवा, मुंडवा, राइट। प्रोनाउंस होता है। तो ये काफी लोकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी वेल लोकेटेड सोसाइटी होगी जब ये रेडी हो जाएगी। इसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर वर्क ऐसा लगता है कि फिनिश हो चुका है। ओनली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ ये कह सकते हैं कि एक ब्रिज आता है खराड़ी की तरफ से, जो एक बहुत बड़ी आईटी बेल्ट है, तो खराड़ी बहुत पास नहीं है। फिर यहाँ के मगरपट्टा जो एक और आईटी बेल्ट है, वो एकदम सामने है। ओके, तो और कई सारे बड़े मॉल्स और ये सब इस प्रॉपर्टी के आसपास है, तो लोकेशन उस हिसाब से अच्छी है। अभी यहाँ से एक ब्रिज आता है, बड़ा ब्रिज आपको क्रॉस करके आना होता है, तो ये प्रॉपर्टी ब्रिज के साइड में ही आ जाती है। तो यू कैन नॉट, आप ब्रिज से उतरे और किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको ब्रिज से उतर के पीछे की तरफ आके प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, पर वो आई थिंक प्राइस में भी थोड़ा बहुत फैक्टर होगा, बिकॉज इस एरिया में इसी तरह के प्राइसेस हैं प्रॉपर्टीज के। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कुमार ग्रुप की तरफ से, फिर जो बड़ी लग्जरीज टाउनशिप, वेल रिनाउंड टाउनशिप है, वो है अमनौरा। ये सब एक ही मार्केट में आते हैं, मगरपट्टा और मुंडवा। तो उस लिहाज से ये प्रॉपर्टी ठीक लग रही। बाकी आई थोड़ा और चेक कर लें टाइमलाइंस और ये सब को लेके। आशीष जी, ऐसे सुखानी एक में पुराने मेरे मन में एक सवाल आ गया ऐसी बातचीत में, क्योंकि आपने मुंबई की भी बात की, आपने पुणे के बारे में भी वैसी बात की। अब मुझे बताइए कि मुंबई में जितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और चूंकि मुंबई पुणे की कनेक्टिविटी की बात हम हमेशा करते रहे हैं, और अब तो लगभग मतलब सारी चीज़ों को लेते हुए जैसे ट्विन सिटी टाइप का बिहेव करने लग गए हैं, क्या मुंबई के सारे डेवलपमेंट का पुणे के लिहाज से कोई मतलब है, कोई एडवांटेज पुणे की प्रॉपर्टी को इन सब चीज़ों से? देखिए, ये डेफिनेटली पहले था कि लोग मुंबई छोड़ के पूना में रिलोकेट करते थे, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, अब मेरा ये मानना नहीं है कि इसके कारण पुणे में डिमांड अच्छी रहती है। पुणे की खुद की कोर डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम्म। जॉब्स बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं बहुत हो गए हैं। ओके, मतलब आईटी में पहले लो एंड आईटी, मतलब बेसिक जो बैकएंड का वर्क होता है, वही हुआ करता था पुणे में। पर अब टॉप एंड आईटी प्रोडक्ट कंपनीज ये सब भी अपने ऑफिसेज क्रिएट कर रही हैं। और पुणे में क्या है, ट्रैफिक के कारण ना बहुत, मेरे को लगता है ट्रैफिक न्यूसेंस बहुत ज्यादा है। तो उसके कारण जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो शायद अपनी प्रॉपर्टी और अपना वर्क प्लेस पास में रखना चाहते हैं, और उसके कारण डिमांड कुछ दो तीन पॉकेट्स में काफी अच्छी रहती है, और प्राइस एस्केलेशन भी है। कुछ पुणे की मार्केट है, वो अभी तक शायद उभर के नहीं आई, पर ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ डिमांड रहती है, क्योंकि इधर ही ऑफिस वर्क है, और सिटी को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है। उस हिसाब से तो जो मुंबई से डिमांड आती थी, वो होगी मे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होगी। लेकिन मुंबई में ही अब इतनी प्लेंटी ऑफ चॉइसेस होगी, जैसे हमने अभी प्लॉट्स डिस्कस किए सब, जो शायद पहले नहीं हुआ करते थे। ओके, तो मेरे ख्याल से मुंबई के इन्वेस्टर अब कंफर्ट ले सकते हैं कि अब वो तरह तरह की इन्वेस्टमेंट मुंबई में कर सकते हैं। तो वो और टॉप डेवलपर्स अब दूर दूर जाके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे मुंबई के पिन कोड्स में मिल जाए, तो मैं शायद पुणे ना जाऊँ। तो पुणे की खुद की मार्केट बहुत वाइब्रेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अच्छा हुआ है, मतलब बहुत माइग्रेशन हुआ है। मे भी आज से 10 साल पहले ट्रेंड डिफरेंट था। पर अब मेरा ये मानना है कि पुणे की कोर डिमांड जरूरी नहीं है कि वो मुंबई से इम्पैक्ट होती है। राइट। तो काफी डायनेमिक्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ये तो मुंबई पुणे की बात है, इनफैक्ट दूसरे मार्केट्स में भी, क्योंकि कनेक्टिविटी हर जगह इंप्रूव हो रही है, नए पॉकेट्स आ रहे हैं, समय बदला, चीजें बदली, ट्रेंड बदले, तो अब पूरे डायनेमिक्स भी बदल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो चला है रियल एस्टेट का ये सिनेरियो। तो एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इस इंटरेस्टिंग सिनेरियो को और थोड़ा डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाएगा, हम तुरंत हाजिर होंगे।
वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड इस बार है। ढेर सारी बातें हो रही हैं आशीष जी के साथ लगातार और सवाल जरिया बन रहे हैं उसका। तो चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। अगेन इट्स फ्रॉम पुणे। करण शर्मा साहब का है। वीटीपी का प्रोजेक्ट है फ्लेमेंटे, अखराड़ी में है। 3 BHK 1250 स्क्वायर फीट और 1.5 करोड़ इसकी कीमत। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल और वो सुझाव मांग रहे हैं इसके बारे में, घर यहाँ लेना चाहते हैं। तो राइट आशीष जी, फिर से एक बार पुणे से सवाल है, कैसा है ये फ्लेमेंटे वीटीपी का? और इलाके के बारे में तो हम हमेशा बात करते रहे खराड़ी, बट कुछ और नई चीज अगर जो आप बताना चाहें। हाँ विपिन जी, मतलब अब इस सब लोकेशन को अपर खराड़ी बोला जाता है, जैसे मुंबई में रीनेमिंग होती है। तो वैसे लोकेशन वाघोली है, बट इसी एरिया में अब बहुत ज्यादा डेवलपर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट गोदरेज और वीटीपी फर्स्ट मूवर्स थे। और ये वीटीपी का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक टाउनशिप का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। मतलब ये कई सालों से वीटीपी वहाँ पे एक टाउनशिप बना रहा है। उसमें एक ये लेके आए हैं, तो थोड़े से स्पेशियस 3 बेडरूम 1250। जब हम बोलते हैं पुणे मुंबई में, वो कारपेट एरिया होता है। बाकी सब सिटीज में हम सेल एरिया की बात करते हैं। मार्केट प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, तो डेवलपर की आस्क भी उसी लाइन में है इस समय। बाकी खराड़ी, जैसे ही हम खराड़ी बोलते हैं तो हमें आईटी पार्क्स और अच्छी एम्प्लॉयमेंट और ये सब देखने को मिलती है। और कनेक्टिविटी काफी इम्प्रूव हो गई है टू दिस। एज इन जब तक ये सब तैयार होगा ना, तब तक होपफुली कनेक्टिविटी पहले से बेटर होगी। जैसे खराड़ी हम नगर रोड के थ्रू जाते हैं। मैं पुणे में एक्चुअली मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बोल पाता हूँ। नगर रोड के थ्रू जाते थे और वो हमेशा ही ब्लॉक रहती है। पर अब रिसेंट टाइम्स में ऑल्टरनेट कनेक्टिविटीज बन गई हैं खराड़ी के थ्रू टू गो टू दीज ये प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने के लिए। अभी अगर आप मेरे से पूछें तो वो भी बहुत ग्रेट कनेक्शन नहीं है, पर वो बहुत जल्दी आप वहां से पहुंच जाते हैं। ओके, तो बहुत नैरो रोड्स हैं। और पर यही रियल एस्टेट का स्वभाव है कि 5-10 साल जब तक वो डिलीवरी आती है, होपिंग कि रोड्स कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। तो जब वो हो जाता है तो आपको रियल वैल्यू इन सब चीजों से आना शुरू करती है। तो ना केवल वीटीपी, मतलब अगर कोई उस लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहा है, तो महिंद्रा ग्रुप भी है वहां पे, अभी नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और ग्रुप है। गोदरेज का मैंने आपको पहले ही बताया कि गोदरेज की भी अपनी एक टाउनशिप है। तो काफी सारे गेरा ग्रुप भी, मतलब पुणे के जो नोन डेवलपर हैं गेरा, वो लोग भी हैं। मतलब एरिया एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि खराड़ी ऑन इट्स ओन तो काफी एक्सपेंसिव हो गया है। तो थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट आपको यहाँ पे कम रेट पे मिल जाता है, नॉट बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो इन सब के एंड यूजर एक्चुअली आईटी आईटी सेक्टर से रिलेटेड एम्प्लॉयज ही होने वाले हैं। सो उनके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन है अपने काम। जी। तो आशीष जी, जब इतनी हम पुणे की बातें कर रहे हैं और पुणे में भी डेवलपमेंट है, ठीक है मुंबई के स्केल की नहीं होगी, लेकिन वहां पर चूंकि एक तो पुणे एक मुंबई जैसा नहीं है स्ट्रक्चर की, कोई लीनियर सिटी है, तो वो काफी अपने आप में भी एफिशिएंट है। ठीक है, छोटी सड़कें और ये तमाम चीजें। तो बेंगलुरु में भी ये स्थिति बन गई। अब तो कई पॉकेट्स मुझे हैदराबाद के भी ऐसे लगने लग गए जहां पे सड़कों की चौड़ाई कम पड़ जाती। तो ये तो एक अपने आप में अलग। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में पुणे पिछले 1-2 सालों में सबसे आगे रह रहा है। राइट। मुंबई को 3 चीजों में डिवाइड हो जाता है ना, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे। अगर आप सबको ले लोगे तो ऑब्वियसली मुंबई लीडर है। ओके, पर अब जब हम इन तीनों को अलग कर दें तो पुणे एज ए सिटी इज अहेड। और ये काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि काफी सालों से, मतलब पिछले सेंसस ड्यू टू कोविड मिस हो गया था और वो सेंसस हुआ नहीं है। अगर ये सेंसस प्रॉपरली किया जाए तो मेरा तो ये मानना है, और मैं कई फोरम्स में भी ये चीज शेयर करता हूँ, कि प्रोबेबली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स पुणे जो पिछले 10 सालों में चेंज हुआ है, वो फास्टेस्ट है ओके अक्रॉस इंडिया। ये मेरा मानना है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मतलब और कुछ नहीं है। जब आप किसी शहर में जाते हो, आप खुद उनकी सड़कों में, उनके शॉपिंग में, ऑफिस जगहों पे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत तादाद बढ़ गई लोगों की, राइट। तो वो मेरा मानना है कि जब भी ये नेक्स्ट सेंसस आएगा तो बड़े 8-10 शहरों में पुणे एक सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिखा सकता है इन नंबर ऑफ पीपल, और वही ट्रांसलेट हो रहा है आपकी रियल एस्टेट में। डिमांड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए पुणे पे और विस्तार से मन हो रहा है, थोड़ा अंदर जाएं और लोकेशंस को फाइंड आउट करें, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लोकेशंस हैं उन पे तो काफ़ी बात हो गई, लेकिन नए पॉकेट्स बनते रहते हैं, निवेश के नए मौके आते रहते हैं। तो फिर आशीष जी से करने के लिए काफ़ी सारी बातें हो गई, लेकिन फिलहाल
आज के लिए समय समाप्त हो रहा है और रियल एस्टेट पे तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। तो आशीष जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और आज तो काफ़ी इन डेप्थ बातें हुई हैं आपसे कुछ इलाकों के बारे में, मुंबई, पुणे। तो किसी और दिन हम इसे और स्ट्रेच पर लेकर जाएंगे, थोड़ा और गहराई में बात करेंगे ताकि लोगों को एक बढ़िया समझ मिले और जो काफ़ी सारे अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आने लग गए हैं, उसके लिए एक अच्छा नज़रिया लोगों को यहाँ मिल पाए। शुक्रिया आज के लिए और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का हमारा ये शो यहाँ देखा। इनफैक्ट इस शो को आप दोबारा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, बस एक क्लिक पर अवेलेबल है। आप हमारा पता तो जानते ही हैं, pg@moneycontrol.com। यहाँ पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे और बस थोड़ा फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा ताकि थोड़ी बातचीत भी कर लें और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से सवालों के जवाब देंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए